आकर, तो इनसे मांगने की कोशिश मत करना कि टेस्ट दे दे भाई जो हुआ था। बुक बेटा सभी बच्चे बंद रखेंगे, कोई बुक ओपन नहीं करेगा। नोटबुक और पेन ओपन रख सकते हो, जो आपको अच्छी चीज़ें लगे उन्हें आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आज आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, टेस्ट आपका सर ले लेंगे, मैं उनको बना कर दे दूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा, तो आज हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं, राइट। और इसको कंप्लीट करने के बाद हमारे पास 3 चैप्टर हो जाएंगे। एक तो लाइफ प्रोसेसेस, अब इसको हमें आगे कुछ नहीं करना, उसका टेस्ट लेना है। फिर इसी तरह से हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्लासेस पहले डिस्कस करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, और फिर लास्ट में हेरिडिटी का, राइट। और हमारा एम यही है कि बोर्ड में हमारे फुल मार्क्स आ जाए, और उसके लिए आपसे मुझे एक ही चीज़ चाहिए, और वो क्या है, क्या चाहता हूँ मैं आपसे? फोकस और ये कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए, केवल एक चीज चाहिए, वो है आपका ट्रस्ट और बिलीफ। जब तक आपका बिलीफ नहीं होगा, मेरे बिलीफ से आपके ऊपर एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बिलीफ होना चाहिए प्रॉपर। एक बच्ची थी मेरे पास, उसने मैथ्स नहीं ली थी, और एक एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ्स के बिना हो नहीं सकता कुछ। तो और कुछ ऐसी सिचुएशंस थी कि उसे गवर्नमेंट जॉब में जाना ही था, उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो उसने बोला कि सर मेरा, इसलिए वो लास्ट 2 ईयर से ट्राई कर रही थी, उसका होता ही नहीं था। तो उसने बोला सर मेरा इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने मैथ्स छोड़ रखी, मुझसे मैथ्स नहीं होती। मैंने कहा अच्छा ठीक बात है। मैंने ये बताओ तुम्हें 1 to 100 काउंटिंग आती है? कहती सर आती है, कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा ओके। मैंने ये बताओ प्लस माइनस इनटू डिवीजन, चारों के बारे में पता है? कहती सर आप तो मजाक कर रहे हो। मैंने कहा भगवा यस और नो? कहती यस। मैंने कहा अच्छा ये बताओ 1 to 9 तक की टेबल आती है? कहती वो भी आती है। बोले सर आप तो ये तो क्लास 2 के बच्चों को आती है। तो मैंने कहा अगर आपको ये तीनों चीज़ें आती हैं तो आपको मैथ्स में सिर्फ एक बात चाहिए, आज के बाद अपने आप से ये नहीं बोलोगे कि मुझे मैथ्स नहीं आती। और मैं इस एग्जाम में इसलिए नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मैंने 10th में मैथ्स नहीं लिया था। मैंने कहा आपको 10th में मैथ्स लिया हो ना लिया हो, कुछ भी नहीं किया, आज के बाद आप ये 4 चीज़ें ध्यान रखना कि आपको ये चीज़ें आती हैं, और 5 चीज़ों के अलावा मैं आपको कभी छठी चीज़ बताऊँगा ही नहीं मैथ्स में। बोली सर ऐसे कैसे, 24 तो चैप्टर है। मैंने कहा रहने दो। मैंने कहा आपको सिर्फ 5 चीज़ें कमांड करनी है, और 5 के अलावा कोई छठवीं में जिस दिन बता दो उसी दिन छोड़ देना। बोली ठीक है सर। और मैंने कहा बिलीव कर लेना। बोली सर बिलीव मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो शुरू में 2-4 क्लास में बच्चे को टेस्ट करता हूँ, इसका बिलीफ लेवल है भी नहीं है। तो उसे जो भी मैं बोलूँ, अगर मैं इमली को आम बोलूँ वो कहे हाँ यस, मुझे लगा कि इसको कोई भी चीज़ दे रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ दे रहा हूँ, मुझसे बोल रहा हूँ देखो ये वाला क्वेश्चन है, कहती यस। और मुझे पता था कि इस क्वेश्चन तो इस लेवल का है ही नहीं, और मैं उसको बोल रहा हूँ देखो ये वाला आएगा, बोली हाँ सर। ऐसे बिलीव करते 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 जब उस करीब 2 से 3 महीने में उसका लेवल सही हो गया, मैंने तब उसको क्वेश्चंस कराने स्टार्ट किए उसके स्टैंडर्ड के, और मेरे पास सिर्फ 5 महीने थे। 3 महीने तक मैंने उसको उस लेवल पे क्वेश्चन ही नहीं कराया, और 5 महीने टोटल थे मेरे पास। मैंने सिर्फ उसे 2 महीने पढ़ाया उसके लेवल का, उस एग्जाम के लेवल। 3 महीने तक मैंने उसे पढ़ा, लेकिन उसके एक बार भी मैंने ये नहीं देखा कि इसको डाउट हो रहा है, उसे लग रहा कि नहीं ये कह रहे तो ये होगा। और 2 महीने सिर्फ उसने पढ़ाई करी, आबकारी विभाग में आज वो इंस्पेक्टर है। आबकारी समझते हो, जितने भी शराब के ठेके उठते हैं तो वो जो डिपार्टमेंट होता है वो आबकारी हिंदी में कहलाता है, इंग्लिश में तो मैं भूल जाता हूँ, उसमें इंस्पेक्टर है। और मैथ्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी। ठीक है, सो आज हम लोग इसको खत्म करेंगे। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, यही मैंने हेरिडिटी में, और तो कुछ मैंने, अच्छा मैंने हेरिडिटी बताया था, देव बताएंगे क्या है हेरिडिटी, बिल्कुल कॉमन वर्ड्स में बताओ, बिल्कुल कॉमन वर्ड्स में। इनहेरिटेंस। तो आपने बताया कुछ भी नहीं, आप तो देखें मैंने आपसे पूछा हेरिडिटी, मान लो एक
मैं गांव का इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल गांव से आया हूँ और किसी ने बताया ये भैया बता देंगे हेरिडिटी क्या होती है। अब मुझे बताओ, मैं गांव का इंसान हूँ। सर किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त हुई विशेषताएं। ज्यादा अच्छी हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं कॉमन, मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान हूँ। हाँ, श्रेया बताएंगे। श्रेया नाम है आपका? हाँ, आप थे जब मैंने हेरिडिटी बताया। हाँ बताइए। बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो आप लोग, कुछ पूछ लो तो। हर्षिता आप बताओगे। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गए हुए ट्रेड्स या काफी हद तक ठीक। सिमरन अब आप। मतलब वो हमारी आदतें जो हमें किसी हमारे पिछली जनरेशन से मिली होती है। ओके, देखो हेरिडिटी का सिंपल सा मतलब क्या है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें दिखाई देती है, जैसे लंबा होना, काला होना, गोरा होना, है ना, ये फिजिकल अपीयरेंसेस हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह के जो ट्रेड्स या जो बायोलॉजी हम लोग ट्रेड्स भी बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो विजिबल होती हैं वो हम ये देखते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमें दिखाई देती है ना। हमारी नाक, हमारे कान, हमारा कलर, ये हमारे पेरेंट्स के जैसा होता है ना, हमें दिखाई देता है। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो फिजिकल अपीयरेंसेस हैं, ये जो हमें दिखाई देते हैं, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी, राइट। और ये जो हेरिडिटी है, ये हेरिडिटी यानी कि ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स थे, एक से दूसरे में पहुंचते कैसे हैं? बायोलॉजी में वो किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू। और डीएनए से भी अंदर जीन्स। डीएनए में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स में कौन होता है? जीन्स होते हैं, है ना। वही आप जो बायोलॉजिकल नेम करिए उसको हम लोग शॉर्ट में जीन्स बोले, यानी कि जो पूरा क्रोमोसोम होता है। मान सपोज क्रोमोसोम मान लो शेप में ऐसा कहीं नजर आ रहा है, पता नहीं कैसा कैसा शेप होता है क्रोमोसोम का, इस तरीके का कुछ शेप होता है क्रोमोसोम का, बायोलॉजी में देखा जाता है। तो ये जो पूरे क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके कहीं पर्टिकुलर प्लेस पर, लोकेशन पे, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर जीन्स होते हैं, ठीक है। और इन जीन्स के थ्रू ही जो हेरिडिटी है वो कंप्लीट होती है। अब ये जो आपके पास ये जो जीन्स होते हैं, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किया था, एक कैपिटल टी लिखा था और एक लिखा था स्मॉल टी। ये 2 बार क्यों लिखा था? मैंने एक बार कैपिटल टी या एक बार स्मॉल टी क्यों नहीं लिखा था? पेयर में हमेशा क्रोमोसोम्स पेयर में हमेशा रहते हैं। ये जो जीन्स हैं, ये जब भी आप किसी में देखेंगे तो पेयर होंगे, ये कभी सिंगल नहीं होते हैं, राइट। ये हमेशा पेयर में रहते हैं। तो इसीलिए अगर टॉल है तो उसका टीटी का या स्मॉल टीटी का, ये हमेशा पेयर में होते हैं। अब ये जो आपके पास पेयर में जो आपके जीन्स रहते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं हमारी जनरेशन में। अब जब ये जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं तो हमने यहाँ पर 2 तरीके के जब मेंडल ने, एक तो क्वेश्चन ये आता है कि गार्डन पी ही क्यों लिया था? कौन बताएगा? बहुत सस्ता होता है और वो इजीली अवेलेबल हो गया था उसको। सर और उसकी जनरेशन वो बहुत चीज छोटी होता है। होती है, तो जल्दी जल्दी नए जनरेशन को कर सकते हैं स्टडी। स्टडी कर सकते हैं। और उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं, अगर सिर्फ टॉल होगा या सिर्फ ड्रॉ होगा, उसके 2-3 पीछे- चीजें हैं। जैसे एक तो क्या थी कि हमें अलग अलग वेरिएशन मिलते थे, कि लंबे पौधे मिलते थे, छोटे पौधे मिलते थे, रिंकल शेप मिल जाता था, राउंड शेप मिल जाता था, उसके जो फ्लावर्स हैं उसके, यानी कि एक ही प्लांट में हमें बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही थी। और दूसरी चीज जो उसकी टाइमिंग है, वो भी जल्दी हो जाता था, पौधा ज़्यादा टाइम नहीं लेता। इस तरह के 2-3 पॉइंट आप देख लेना पर्टिकुलर। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, दूसरी चीज एक और यहाँ पर आ जाती है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, जब किसी एक ही प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो उसी के एंथर से स्टिग्मा पे आके एक प्लांट बनाए। और हाँ, ये तो आप पूरा उसमें फ्लावर पे चले गए। नॉर्मली आप इतना समझ लो, मान लीजिए मैं कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसमें दोनों पेरेंट्स अगर कैपिटल टी के हैं
अब यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग आएगी, जो न्यू जनरेशन आएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर भी जो जीन था वो कैपिटल टी का था और यहाँ पर भी कैपिटल टी का था। तो जब ये सेम होता है तो क्या हो गया? सेल्फ। अगर लेकिन हम लोगों ने कैसा कराया था? एक तरफ कैपिटल टी और एक तरफ स्मॉल टी, तो ये कैसा पॉलिनेशन हुआ? क्रॉस हुआ, राइट। तो ये हमारा क्रॉस कहलाएगा जब ये दोनों अलग अलग क्वालिटी के, राइट। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आती है, पूछते हैं फेनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, ये कोई बताएगा? सर phenotype होता है जैसे टॉल या फिर शॉर्ट हो गया, और जीनोटाइप होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। और कोई बताएगा? फिनोटाइप सही बताया इन्होंने। फिजिकल अपीयरेंस, हाँ, जीनोटाइप जेनेटिकल अपीयरेंस। ओके। और अब ज्यादा अच्छा बताया, और कोई बताएगा? सर वही कि फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस का होता है कि किस टाइप से दिख रहा है सामने वाले जिसकी जेनेटिक क्रॉसिंग हुई है। जीनोटाइप होता है कि उसके जीन्स की कंपोजिशन किस हिसाब से है, कि कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी या फिर क्या। बिल्कुल ही सही बताया इन्होंने। क्या नाम था आपका? वंश ने देखो बिल्कुल ठीक है बताया। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्रॉस किया था कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो जब हम जेनोटाइप की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं उसका जो जीन्स है, इसमें एक और वर्ड यूज होता होगा, होमोलोगस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस एंड हेट्रो। होमो का मतलब है जिसमें ये दोनों कैसे हो? सेम, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये होमो है। तो सबसे पहले जब उसने किया था तो दोनों होमो लिए थे, ये भी होमोजीनस, ये भी होमोजीनस, इन दोनों को किया था। और इन दोनों को जब क्रॉस कराया था तो यहाँ पर अगर मैं बात करते हैं जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप का मतलब उसका जो जीन्स है उसका टाइप क्या है, राइट। तो इसका टाइप है कैपिटल टी, इसका है स्मॉल टी, तो ये हो गया जीनोटाइप। और फेनोटाइप का मतलब होता है कि वो दिखने में जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं वो कैसा है, जैसे टॉल या शॉर्ट, ड्रॉफनेस या टॉलनेस। तो इसको जब हम लोगों ने किया था तो हमारे पास कितने आए थे क्रॉस में? यहाँ पर एक तो आया था कैपिटल टी और स्मॉल टी, दूसरा कौन सा आया था? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसका कैपिटल कैपिटल टी और कैपिटल टी। पहले बारे में तो सारे टॉल्स थे ना। वो फर्स्ट वाले में दोनों कैपिटल होंगे, कैपिटल टी और कैपिटल। एक सेकंड बना लेता हूँ ना। हाँ, सर F1 में तो कैपिटल टी एक स्मॉल सेकंड टी के दो ही बना लो ना, क्या दिक्कत है? यहाँ बना लेते हैं। ये हमारे पास कौन है? कैपिटल टी और कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी। तो इनका वो बना लो, क्या बनेगा? यहाँ पर एक तरफ टी, एक तरफ स्मॉल टी, एक तरफ टी, एक तरफ स्मॉल टी। कैसे बनाया था हम लोगों ने? ऐसे बनाया था, कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी, कैपिटल टी, ठीक है। फिर यहाँ से स्मॉल टी, कैपिटल टी, फिर यहाँ से कौन था? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें अगर मैं फेनोटाइप देखता हूँ तो फेनोटाइप का रेशियो कितना निकला था? 3:1। और जेनोटाइप का 1:1। एक ये था 1 और एक और ये 2 हो गए, 2 और ये 1, ठीक है। तो ये फेनोटाइप और ये जेनोटाइप के रेशियो आपसे पूछ लेता। तो फेनोटाइप, जेनोटाइप और ये इनके जो जीन्स होते हैं इनसे ये चलता है क्रॉस और इसके। अच्छा, अब हुआ क्या था कि फर्स्ट टाइम में तो हमने क्या किया था? फर्स्ट टाइम में हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, जब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिए थे तो जो हमारी जनरेशन आई थी उस जनरेशन में सारे कैसे थे? टॉल या कोई छोटा भी था? टॉल। बेटा आप किसी को देखो। तो इससे इनका पहला लॉ आया था। इन्होंने टोटल कितने लॉ दिए हैं?
दो। 3 लॉ दिए, 3 लॉस। तो इससे पहला लॉ इनको क्या समझ में आया, मतलब जब ये स्टार्टिंग करके इन्होंने किया था तो ये मन में था कि भाई कोई भी छोटा पौधा क्यों नहीं आया, सारे लंबे क्यों आए, और दूसरा कोई भी ब्लेंड क्यों नहीं हुआ, मतलब एक टॉल और एक ड्रॉफ दोनों का मिक्स करके मीडियम क्यों नहीं आया। ये चीज़ इनके दिमाग में आई कि भाई ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इसके लिए इन्होंने फिर जब इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, जो क्रोमोसोम में जीन्स थे, उनसे इन्हें पता लग गया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जिसमें कैपिटल टी है या जिसमें स्मॉल टी भी है, तो इसका मतलब क्या है कि इनके जैसे कैपिटल टी ये दोनों होमोजीनियस है, लेकिन ये स्मॉल टी और कैपिटल टी कैसे हो गए, हेट्रो हो गए। तो ये हेट्रो हो गए, लेकिन इसमें इन्होंने क्या देखा कि बेसिकली जब हम कभी भी 2 पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं तो उनमें से एक हो जाता है डोमिनेंट और एक हो जाता है रिसेसिव। तो जो डोमिनेंट होता है वो हमें दिखाई देता है, जैसे कोई इंसान बहुत बोलने वाला होता है, अपनी बात को कह लेता है, और कोई कैसा हो जाता है, रिसेसिव होता है, वो अपनी बात को कह नहीं पाता, दब के रहता है। तो उसी तरीके से इनको ये पता लगा कि पहला जो लॉ है वो ये कहता है कि कभी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपस में ब्लेंड नहीं होती, पर्टिकुलर एक चलता। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आपने यहाँ से कैपिटल टी और स्मॉल टी लिए तो इनका कोई ब्लेंड फॉर्म आ जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा वो या तो कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी जाएगा, लेकिन वो जब भी जाएंगे तो उसमें से एक डोमिनेंट होगा जो दिखाई देगा, जिसका असर दिखेगा, और एक कैसा होगा, रिसेसिव। तो ये इनका पहला था कि जब भी आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक लेते हो तो वो क्या होती है, कभी भी ब्लेंड आपस में नहीं होती। ब्लेंड हुए बिना ही वो क्या हो जाती है, दोनों में बेसिकली एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव रहेगा, राइट। अच्छा, दूसरी बात, जब ये पहला लॉ बना उसके बाद दूसरा लॉ उन्होंने क्या देखा, सेकेंड लॉ। इसको और समझने के लिए जब उन्हें बात समझ में नहीं आई थी, पहले तो उन्होंने सेल्फ कराया था इनका, पहली जो जनरेशन थी टी और कैपिटल टी की, ये इसका क्रॉस हुआ था, और क्रॉस होने के बाद जब आपको यहाँ पर मिला था तो उनका इन्होंने क्या कराया था, सेल्फ कराया था। जो आपकी पहली ऑफस्प्रिंग थी, जो जनरेशन 1 थी, तो पहले हमने देखो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे। तो जो पहली जनरेशन आई थी उसमें सारे टॉल हुए थे, और टॉल होने के बाद जो सेकेंड जनरेशन आई थी उसमें इन्होंने क्या किया था, फिर वो सेल्फ नहीं था, मतलब फिर वो सेल्फ पॉलिनेशन था कि जो इसकी जनरेशन थी उससे दूसरे से आकर सेल्फ से कराया था। तब इन्हें ये पता लगा था कि बेसिकली ऐसा क्यों हो जाता है, जब आपका इसमें 3:1 का रेशियो इन्हें पता लगा था कि भाई ये इसलिए ऐसा हो जाता है कि ये जो आपके सेरीगेट हो जाते हैं एक तरीके से। क्या रूल था सेकंड, सेग्रीगेशन, सॉरी। तो उसमें क्या हो जाता है, उसका मतलब क्या होता है कि इनके जो जीन्स होते हैं उन जीन्स में जो इनका टाइप होता है, यानी कि जो जीन्स की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी कि जो जीन्स का पेयर होता है, वो पेयर जो है वो किस तरीके का हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है, यानी कि वहां से वो आपका जीनोटाइप का रेशियो बनाकर आपको दे देता है। ये इनका लॉ था सेकंड। अब इस सेकंड लॉ को जरा हम उससे पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें इन्होंने कौन सा ले लिया था, क्या ले लिया था, एक तो इन्होंने ले लिया था राउंड एंड येलो। नहीं, वो तो रिंकल्ड एंड येलो नहीं था। राउंड एंड येलो, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट थे, ये दोनों डोमिनेंट थे। और दूसरा इन्होंने लिया था रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये दोनों रिसेसिव थे, ठीक है। जब इसमें लिया था इन्होंने, अब इसको देखो कैसे कैसे इन्होंने कहा था, जो राउंड है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैपिटल आर से, और जो रिंकल है उसको किससे कर लेते हैं, स्मॉल आर से, और येलो को किससे कर लेते हैं, कैपिटल वाई से, और ग्रीन को स्मॉल वाई से कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो कि अगर मैंने राउंड, येलो, रिंकल, अब यहाँ पर क्या था, पहले जो हमने लिया था वो मोनो था। मोनो का मतलब है उसमें हमने एक कैरेक्टरिस्टिक ली थी, मतलब टॉलनेस और ड्रॉफनेस, वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक हुई। अब यहाँ पर जो है पॉली हो गया, यानी कि मोनो नहीं है, यानी कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं कर रहे हैं हम, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं।
अब इसमें क्या हुआ, पहले अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास कौन कौन हो गए, इधर आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और कौन हो गया स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इनसे अगर क्रॉस होगा तो क्या क्या बनेगा, कैपिटल। आर स्मॉल आर कैपिटल। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास डाई होती है। सपोज इस डाई में हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमने 2 डाई एक साथ फेंके, तो 2 डाई को हम कैसे समझेंगे, मान लो पहले पर 1 आया, दूसरे पर भी 1 आया, तीसरे पर 2 आया, दूसरे पर 2 आया, फिर 1 3 आया, फिर 1 4 आया, फिर 1 5 आया और फिर 1 6 आया। मतलब एक तरह से ये इतने आपके एक साथ बने। इसी तरीके से 2 के साथ 1 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 6 का। ऐसे ही करते करते इधर आएगा तो 6 के साथ 1 और फिर कहाँ तक जाएगा, 6 के साथ 6, इस तरह से जाएगा। अगर मान लो मैं 3 डाई 3 बार करता तो क्या होता, 1 1 1, फिर क्या होता 1 1 2, फिर क्या होता 1 1 3। इस तरीके से इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, लेकिन वो पूरा सिखाया नहीं जाता। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास कैपिटल आर वाई और स्मॉल आर वाई, तो क्या क्या बनेगा अगर इसको पूरा बनाए इस तरीके से, आर कैपिटल वाई कैपिटल, स्मॉल आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई कैपिटल, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, क्या क्या बनेगा, और बनेगा पहले में क्या बनेगा बताओ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर हम्म, स्मॉल वाई स्मॉल कैपिटल वाई। पहले इसको इससे करो, इससे इसको, अच्छा हाँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है। तो ये कौन से आएंगे, राउंड एंड एंड येलो। येलो। हाँ, यहाँ पर कौन बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। स्मॉल वाई। तो ये कौन सा बनेगा, राउंड और येलो। राउंड, क्योंकि ये हमारा डोमिनेंट है, और येलो। और कौन बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर हम्म, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। हाँ, अब इसमें इन्होंने क्या देखा, बेसिकली इससे पहले जब इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी सर थी, 2 कॉम्बिनेशन और भी तो है, कैपिटल आर स्मॉल वाई भी है और फिर अभी लिखे नहीं, वैसे मैं बता दिया, पूरा लिखेंगे तो बहुत लंबा लगेगा। ऐसे जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ पहले वो समझ लो। पहले इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने पहला लॉ बताया था कि कभी भी जो 2 आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती वो आपस में कभी ब्लेंड नहीं होते। पहली चीज वो हमेशा सेपरेट चलते हैं, लेकिन उनमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। तो हमें ये पता चला कि टॉलनेस में और डॉर्नेस में आपको जब देखा तो पहले सारे टॉल हो गए थे, और बाद में जब आपने उनको आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया था नेक्स्ट F2 में, तब आपको 3:1 का रेशियो वहां पर मिला था। अब यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हैं, अब ये जो रिंकल्स और येलो था, क्या ऐसा हो सकता है कि रिंकल्स की जगह राउंड और येलो की जगह रिंकल और येलो मिले, क्या पॉसिबिलिटी है? तो इसका मतलब क्या है, आगे चलकर इन्होंने ये देखा कि वैसे तो जो इन्होंने फर्स्ट लॉ दिया है उस लॉ के इसके अकॉर्डिंग कभी कोई चीज ब्लेंड आपस में नहीं होती, लेकिन अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपने जो राउंड वाला लिया था तो अब या तो राउंड वाला रहता येलो के साथ या फिर इस रिंकल्ड वाला रहता ग्रीन के साथ। बट यहाँ पर ये आपको कौन कौन से मिले, यहाँ पर आपको राउंड वाला भी मिला है और ग्रीन के साथ, और साथ ही साथ रिंकल्ड और येलो। इसका मतलब ये है कि जब एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आप लेते हो अलग अलग, तो हो सकता है कि आपकी जो राउंड वाला शेप था येलो के साथ ना आके वो ग्रीन के साथ भी दिखाई दे। मतलब ऐसा नहीं कि वो ब्लेंड हो गए, वो ब्लेंड नहीं हुए हैं, लेकिन उनका जो पर्टिकुलर डोमिनेंट और रिसेसिव का अलग अलग पार्ट है उससे आपको ऐसा दिख सकता है। इसको बोलते हैं क्या हो जाना,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब अगर आप जब मोनो करते हो तो उसमें तो आपको वो एक डोमिनेंट और रिसेसिव बिल्कुल अलग अलग नजर आएगा, लेकिन जब आप मोर देन वन करते हो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपके पास उन दोनों के मिक्स मतलब ब्लेंड नहीं, क्योंकि वो तो आप पहले बना कर चुके हो नंबर 1 लॉ में कि कभी भी ब्लेंड नहीं होते, लेकिन अब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में ये हो सकता है कि आपको जो रिसेसिव और डोमिनेंट नजर आए तो डोमिनेंट के साथ रिसेसिव के साथ डोमिनेंट भी नजर आए। जैसे कि हमारे पास येलो और राउंड दोनों क्या थे, डोमिनेंट थे, और रिंकल्स और ग्रीन वाला क्या था, रिसेसिव था। बट आपने आगे जाके देखा कि यहां पर जो आपका राउंड शेप जो कि डोमिनेंट था वो किसके साथ, रिसेसिव वाले ग्रीन के साथ भी नजर आ रहा है ना। यानी कि आपको ऐसे भी मिल रहे हैं जो राउंड थे बट ग्रीन, यानी कि राउंड हमारा क्या था, डोमिनेंट, और ग्रीन हमारा क्या था, रिसेसिव। लेकिन आपको ऐसा भी प्लांट मिला जिसमें राउंड शेप और ग्रीन थे। इसी तरीके से जो येलो हमारा जो रिंकल्स वाला जो हमारा रिसेसिव था और वो येलो के साथ भी मिला, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। आपस में क्या कर लेते हैं, एक नई कैरेक्टरिस्टिक को दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्लेंड हो गए, उसको उन्होंने पहले ही बना के। तो पहला लॉ था कि कभी भी ब्लेंड नहीं होते, और दूसरा लॉ है कि अगर मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे का इफेक्ट ले सकते हैं। तो ये था आपका लॉ नंबर 2। पूरा आप इसको कंप्लीट करके घर पे देख सकते हो, पूरा पूरा बना सकते हो। तीसरा लॉ क्या था, लॉ ऑफ नहीं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तो ये सारे हम पढ़ ही रहे हैं। ये तीनों लॉ जो हैं वो क्या है, इनहेरिटेंस के ही लॉ है। पहला था ब्लेंड नहीं होते, डोमिनेंट और रिसेसिव। दूसरा क्या था, लॉ ऑफ एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ये तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ये जो यहां पर बात बताई ये आपका यही था कि बेसिकली यहां पर जैसे जो राउंड वाला शेप था और राउंड वाला हमारा येलो के साथ था, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एक नया बना दिया कि आपके पास राउंड वाला किस में आ गया, ग्रीन में आ गया। तो इसको हम लोग बोलते लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब जो दो वैरायटी से मिलकर एक नई वैरायटी आपको नजर आएगी, ये आपका क्या हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंसी। मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपको एक नई कैरेक्टरिस्टिक मिल गई। तो अल्टीमेटली कितने लॉ है, तीन। कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसमें क्या बोलते हैं नंबर 1 में कि वो दोनों के कैरेक्टर्स कभी ब्लेंड नहीं होते, ब्लेंड नहीं होते। नंबर 2 जिसमें कैरेक्टर्स जो है वो मिक्स हो सकते हैं। मतलब मिक्स होने का मतलब है कि वो आपका जो यहाँ पे जीनोटाइप है उससे यहाँ पर पता लगता है कि आपका जैसे कैपिटल टी ना होके स्मॉल टी और कैपिटल टी हो गया, या इससे पता लगता है। यानी कि ये क्या हो जाते हैं, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और फिर तीसरा क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। लॉ ऑफ मतलब एक नया कैरेक्टर मिल जाएगा। ये इसी तरीके से आगे चलकर हम लोगों ने न्यू स्पेसीज बनाना सीखा था। आगे चलकर जो एक और टॉपिक है जिसमें आपकी एकदम क्या बन जाती है, न्यू स्पेसीज बन जाती है और एवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस बात पर डिपेंड करता था कि ऐसे ही करते करते यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि राउंड और येलो की जगह राउंड और ग्रीन बन गया और रिंकल्ड एंड येलो बन गया। तो एक तरीके से आगे चलकर इसी प्रकार से हमारी न्यू स्पेसीज या एवोल्यूशन हो जाता था। और ये बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंड करता था, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो हमारे वेरिएशंस होते हैं उन्हीं पर डिपेंड करता है। और वेरिएशन हमारे ज़्यादा किस में होते थे, एसेक्सुअल में तो कम होते थे, एसेक्सुअल में कम होते थे और सेक्सुअल में ज्यादा होते थे। क्यों ऐसा होता था, क्योंकि एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट और सेक्सुअल में दो पेरेंट। हाँ, यहाँ पर सिंगल पेरेंट है तो सिंगल एक ही उसकी कॉपी हो जाती है। हाँ। और यहाँ पर दो पेरेंट होते हैं, यहाँ पे गैमेट वन फॉर्म होता है, यहाँ पर गैमेट फॉर्म, यहाँ पे गैमेट फॉर्म नहीं होता। और जब गैमेट फॉर्म होगा तो आपको ये इतनी चीजें नजर आएंगी। और ये 3 लॉ आज तक काम आ रहे हैं, ये तीनों लॉ आज भी सभी में फॉलो होते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो 3 लॉ हैं और इसमें आपके पास तीनों लॉ की डेफिनेशन, बीच में आपका ये वैसे कट है
थोड़ा सा इसमें भी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो आपके वेरिएशंस हैं ये किस तरीके से आपके फेवर में होते हैं। जैसे मान लो आपने 2 बैक्टीरिया लिए यहाँ पर, एक बैक्टीरिया V, एक बैक्टीरिया स्मॉल v। अब सपोज ये वाला जो बैक्टीरिया है ये गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है, सपोज ये हीट रेजिस्टेंट है और ये नहीं है, तो अब क्या होगा, अगर मान लो एक एनवायरनमेंट जहां पर बहुत गर्मी है तो ये वहां पर क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा, और ये वाला वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। यानी कि ये जो हमारे वेरिएशंस होते हैं ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपका एनवायरनमेंट और वहां पर एडॉप्टेशन किस तरीके का है। अगर मान लो वहां पर हीट वाले का सर्वाइवल वाला है तो इसका वेरिएशन काम आएगा, और अगर जिसका कोल्ड वाले का है तो उसका काम आएगा। तो आपके ये जो वेरिएशंस हैं ये डिपेंड करते हैं, और ये वेरिएशन एक तरीके से पॉपुलेशन में देखा जाए तो अच्छे होते हैं। पॉपुलेशन में एक क्वेश्चन बहुत पूछा था, क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वो सर्वाइवल बनाते हैं। और सर्वाइवल बनाते, और अगर पॉपुलेशन में ये वेरिएशंस ना होते तो हम समझ ही नहीं पाते कि कौन क्या है ना। आज भी लोग इतनी भैंसें रखते हैं लेकिन उन्हें पता होती है मेरी भैंस है ना, हम नहीं पहचान पाते लेकिन उन्हें पता हो जाता है। हम इंसानों को देख लेते कि ये अलग है, ये अलग है, तो वैसे उनमें तो वो वेरिएशन से ही पता। अगर पूरी पॉपुलेशन में वेरिएशंस ना होते तो हमें पता ही नहीं लगता डिफरेंट कौन किसके है, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपको ये 3 लॉज पर ध्यान देना है। केवल ग्रेगर में जॉन मेंडल ने 3 ही लॉ बनाए हैं, और उनमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा फेनोटाइप, जेनोटाइप, क्रॉस और सेल पॉलिनेशन, और उसमें आप ये डिफरेंट क्या लेकर जितने भी रेशियो हैं आपकी बुक में सारे रेशियो निकाल कर नेक्स्ट टर्म पर मुझे अपनी कॉपी पे पूरी कंप्लीट ये बनाकर दिखाओगे। जो मैट्रिक्स है ये पूरी कंप्लीट करोगे सभी की, है ना। बुक की हेल्प से भी कर सकते हो, अपने आप भी कर सकते हो। लास्ट हमारे पास एक चीज और रहती है इसमें, बीच में स्पेसीज और रिलेशन वाला कट करा है ना, हाँ वो वाला कट हो गया। पहले वो भी आता था कि कैसे कैसे उन्होंने समझाया कि कैसे हमारी एब्लेशंस हो गया पानी में। ओके, अब लास्ट में एक और चीज रह जाती है, सेक्स डिटरमिनेशन। जरा बुक खोल के देखना, कुछ बीच में और तो नहीं है? नहीं है, एक चीज थी वो कट गई। अब सेक्स डिटरमिनेशन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक मेल है और एक फीमेल है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हर एक डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होगा, और क्रोमोसोम्स में जो आपको बताया कि हमेशा ही कैसे होते हैं, पेयर्ड में होते हैं। तो ये देखा गया है साइंटिफिकली कि जो मेल होता है उसके क्रोमोसोम का जो पेयर होता है वो डिफरेंट होते हैं, है ना। जिसको हम लोगों ने डिफरेंट दिखाने के लिए एक को एक्स बोल दिया और एक को वाई बोल दिया। इनको देखा गया है कि जो एक्स होता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है और जो वाई होता है वो कंपैरेटिवली छोटा रहता है। तो जो मेल होता है उसके हर एक क्रोमोसोम में ये जो पेयर होता है जिसको हम जीन्स बोलते हैं एक तरीके से, तो ये जो जीन्स का जो पेयर होता है वो एक जैसा नहीं होता, ये डिसिमिलर होते हैं, सिमिलर नहीं होते। जबकि फीमेल में जो दोनों जो पेयर होता है वो कैसा होता है, सिमिलर होता है, इसीलिए इसको एक्स एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब हमारे पास क्या है कि एक मेल और एक फीमेल, इनसे हमारा गैमेट बनेगा। अच्छा, इसमें एक ये भी क्वेश्चन आता है कि बेसिकली क्या होता है, यहां से 50% है और यहां से 50% है। अब अगर यहां से 50% मिल जाए तो ये 100% हो जाएगा। अब 100% का अगर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 200%। फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में जाएगा तो ऐसे करते करते तो पूरी धरती ही भर जाएगी, पूरी धरती पर इतना डीएनए नजर आएगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया, ये भी है ना हमारे उसमें सिलेबस में शायद, कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया था ये, लेकिन शायद इसमें ना हो कि उसमें था, पीछे वाले रिप्रोडक्शन वाले में था, है ना, इसमें नहीं था, तो छोड़ देता हूँ। कैसे, फिर भी बताओ कैसे सॉल्व किया गया था। इसका सॉल्व ये किया गया था कि यहाँ से जो क्या करते थे कि आपका ये जो पेयर है ये पूरा कंप्लीट यहाँ से नहीं जाता है और ये भी पूरा कंप्लीट यहाँ से नहीं जाता है। अब क्या क्या यहाँ से हाफ हो जाता है, यानी कि ये एक बीच से कट और ये भी बीच से एक कट हो जाएगा, हाफ इधर से चलेगा और हाफ
और हाफ मिलके फिर से क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, यानी कि हाफ 1, फिर हाफ 1, फिर हाफ 1। ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था। चलो अब इसमें आ जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो आपका गैमेट बनेगा तो उस गैमेट में क्या होना चाहिए, गैमेट में हमारे पास एक यहाँ से ये पेयर है, एक यहाँ से, अभी पूरा आएगा नहीं, यहाँ से भी 50% आएगा, इससे भी 50%। अब हो सकता है कि ये जो आपका x वाला है ये यहाँ से जाके इससे पेयर बनाएगा, तो हमारे पास जो न्यू गैमेट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, x और x टाइप का। और x और x टाइप का मतलब है कि जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, फीमेल होगा। और अगर ये जो y वाला ये है, ये इस x को फर्टिलाइज करता है तो XY बनेगा, तो ये हमारा कैसा होगा, मेल चाइल्ड होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में बेसिकली किसका एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, मेल पर्सन की। अभी हमारे यहाँ बहुत से लोग जो गांव वगैरह में हैं वो अगर मान लो बेटा नहीं होता तो कहते भाई लेडीज़ में कोई प्रॉब्लम है, उन्हें पता। लेकिन साइंटिफिकली आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अगर ऐसा कोई मिले तो आप उन्हें बताओ, उन्हें समझाओ कि इसमें बेसिकली फीमेल की कोई भी अपनी तरफ से वो नहीं है। ये मेल साइंस ने ही, भगवान ने ही ऐसा, गॉड ने ही बना कर भेजा है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर है। तो इस तरह से हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका भी पूरा फ्लो चार्ट वगैरह आप बनाना सीख लेंगे, जैसे प्रॉपर बनाओ उस तरीके से करेंगे। ठीक है। सो आई थिंक दिस कंप्लीट्स चैप्टर हेरिडिटी। कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं इसमें? नंबर 1 सबसे पहले हेरिडिटी क्या है, ठीक है। और हेरिडिटी के बाद जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो किसने स्टडी किए? मेंडल चाचा ने। और मेंडल चाचा ने कितने लॉ दे दिए? 3। तीनों के नाम बताओ बच्चों। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दूसरा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का तीसरा। अब मनन बताएंगे तीनों में क्या क्या होता है। सर लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है कि जो 2 ट्रेड्स होती है उसमें से एक जीतता है, डोमिनेंट होता है जो। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है कि कोई मिक्स नहीं होता है, ऐसे टॉल और स्मॉल है तो वो मीडियम नहीं होता है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट से वो होता है इसमें कि नए ट्रेड्स भी, नई स्पीशीज भी बन सकते हैं ट्रेड्स से। मतलब क्या है कि जब हम मोनो करते हैं, जब हम पहले मोनो लेते हैं, दोनों का सेम बोले एक ही एक कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टरिस्टिक हमने मोनो लिया, यहाँ पर हमने लंबाई के बना और छोटे में तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक हुई। तो जब किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम बात करते हैं तो उस समय जो हमारी जनरेशन आती है उस जनरेशन में कोई एक इफेक्टिव होगा जो दिखाई देगा और एक दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स से एक नया सेग्रीगेंस भी हो जाता है, नया अपना बन जाता है। वो आपका क्या कहलाने लगता है? पहले तो उन्होंने बोला डोमिनेंट है, यानी कि अलग अलग, ऐसा नहीं कि मिक्स ब्लेंड हो जाए। डोमिनेंस का मेन था कि ब्लेंड नहीं होते, ये जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, चाहे तो लंबे वाला डिस्ट्रीब्यूट होगा दिखाई देगा या छोटे वाला डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला था। और दूसरा ये था कि मिक्स नहीं होगा, दोनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते। तीसरा होता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए तो उनकी एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको देखने को मिल सकती है। ये 3 लॉ थे। इसके बाद आपका ये, तो ये 3 पार्ट थे जिसमें बीच में फेनोटाइप, जीनोटाइप, फिर डिफरेंट उसमें आपको फेनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो कैलकुलेट करना। कितनी चीज़ें हो गई? मेन रेशियो कैलकुलेट करना। नंबर 1 आपका हो गया कि हेरिडिटी क्या है, उसके लॉज कितने हैं, लॉज क्या हैं तीनों वो को प्रॉपरली लिखने हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेंस क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, सबको अलग अलग से करना है। और हर एक में आपको रेशियो बनाने चाहिए, फेनोटाइप के और जीनोटाइप के। फेनोटाइप और जीनोटाइप की भी डेफिनेशन आपको करनी है। और लास्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन, कम से कम 5-6 बार पूछा जा चुका है सेक्स डिटर्मिनेशन, 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स चैप्टर हेरिडिटी। अब यहाँ पर किसी को डाउट, ये जो आपका जो सभी लोग कह रहे थे येलो रिंकल, इनमें अब आएगा डाउट? इनमें बना लोगे सारा? पूरा बुक में 3-3, 4-4 बनाया हुआ है ना, तो ये आपको वैसे अच्छी तरह से बनाना चाहिए, फेनोटाइप, जीनोटाइप और ये ना। सो दिस कंप्लीट चैप्टर हेरिडिटी। हमारे 3 चैप्टर हो गए। नेक्स्ट टर्न पर आपको क्या करना होगा?
नेक्स्ट नंबर टेस्ट आपका लूंगा मोस्ट प्रॉबेबली संडे, क्योंकि अगर मैं लूंगा ना तो वो टाइम जाएगा, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपको उस टाइम में लूँ जिस टाइम में मैं ना हूँ, अलग से दे दूँ। नेक्स्ट टाइम पर हम लोग चैप्टर रिवाइज करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइव प्रोसेसेस है वो हम लोगों ने काफ़ी रिवाइज कर लिया है। लाइव प्रोसेसेस में मुझे ये नहीं लगता कि अब मुझे और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, वो आपको करना है। आपको जो तरीका बताया है क्या करना है आपको, सॉर्ट टाइप, एमसीक्यू, वैल्यू बेस्ड, डायग्राम, इन पे आप बार बार कोई भी साइट ओपन करो। साइट ओपन करने के बाद क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन देखने के बाद आप ये देखो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जो आपने नहीं करी, और ये कई बार अपने आप को टेस्ट करो। जब आप कई बार डिफरेंट साइट्स पर जाओगे, डिफरेंट साइट के क्वेश्चन देखो, मान लो एमसीक्यू देखे, तो आपको ये लगना चाहिए हाँ ये रिपीट हो रहा है। आपको बार बार साइट खोलो, आपको नई ना नजर आए, डिफरेंट बुक्स को देखो, आपको डिफरेंट ना नजर आए, आपको लगे नहीं ये तो हमने कर तो लिया है, ये तो हमने कर तो लिया। नई जब मिलना बंद हो जाए, आपको ये लगने लगे कि अब हमारा नया टाइप का कुछ भी मिलना नहीं हो रहा है, तो आप समझ लो अब ये चैप्टर आपको बोर्ड में फुल मार्क्स देगा। कितना छोटा अच्छा मेथड है। क्या करना है आपको, डिफरेंट बुक लेनी है अगर आपके पास है, नहीं है तो डिफरेंट साइट ओपन करनी है। कोई भी वीडियो फॉर्म ओपन नहीं करोगे, यूट्यूब पे जाके जो वीडियो देखते हो ना बहुत अच्छी लगती है वो नहीं करोगे, आप डिफरेंट पीडीएफ ओपन करोगे। पीडीएफ के क्वेश्चन एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, वैल्यू बेस्ड, ये सब देखोगे। और वो आपको तब तक करना है एक चैप्टर जब तक आपको ये ना लगने लगे कि कोई भी साइट खोलो क्वेश्चंस वही नजर आ रहे हैं। जब ये आपको लगने लगे तो आप ये समझ जाना कि अब ये चैप्टर आपको बोर्ड में फुल मार्क्स देगा, राइट। एग्जाम होने से पहले संडे तक का टाइम है आपका, लाइव प्रोसेस, तो एग्जाम होने तक ये चीज आप किसके साथ करो, लाइव प्रोसेसेस के साथ। फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए पहले हम और डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को, फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स के होने से पहले भी आप करो। आप ऐसे ही करते चले जाओ। साइंस में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो बोर्ड में जब पहुंचे तो कोई भी क्वेश्चन बहुत ही भगवानी आपसे नाराज हो किसी कारण तो अलग बात है, नहीं तो आपको सारे क्वेश्चंस वही मिलेंगे। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर वही क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं कहता हूँ यस, आपको बोर्ड में सारे वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने यहाँ किए होंगे, लेकिन आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा। और इस प्रोसेस को कैसे करना है, देव बताओ कैसे करना है इस प्रोसेस को। वो तो करना ही है, किस उससे करना है, अलग बुक्स, डिफरेंट साइट्स, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करना है, किस एटीट्यूड से करना है, ट्रस्ट एंड बिलीफ के साथ। आपको ये मानना होगा कि जो ये मैं बता रहा हूं ये करने से आपके फुल मार्क्स आएंगे। अगर आपका ये एटीट्यूड नहीं होगा तो ना ही आप उसको कर पाओगे और ना ही आपके फुल मार्क्स आ पाएंगे। तो कितना सिंपल है, विदाउट टेंशन आपको सिर्फ ये करते चले जाना है और वो सारी चीज़ें आपके लिए हैपन होने लग जाएंगे। और मैंने दूसरी बात ये भी बोली थी, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो फुल मार्क्स ना ला सके, ऐसा कोई रीजन हो आपके ब्रेन में। अगर कभी कभी ऐसा होता ना किसी बच्चे को कह देते नहीं ये तो नहीं ला सकता, तो ऐसा आप में से कोई है नहीं, ठीक है। चलो फिर एंड करते हैं। कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? पक्की बात? ओके। कल के जो नेक्स्ट होमवर्क है वो आपको फिर से एक शीट मिल जाएगी, वो आप करके लाएंगे, और जिन लोगों ने कल वाला नहीं किया था वो आज करके लाएंगे, ठीक है। संडे को मेटल नॉन मेटल का टेस्ट होगा? नहीं लाइव प्रोसेस का, मेटल नॉन मेटल का तब होगा जब इसे कर लेंगे पूरा। अभी हमने कर